एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कोयंबटूर में रहने वाले हैं। निवेश बढ़ाने के लिए हो रहे विशेष कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। निवेशकों और उद्यमियों के साथ बैठकें भी लेने वाले हैं और इन्वेस्ट मध्य प्रदेश नाम से सीएम रोड शो करने वाले हैं। कोयंबटूर में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का शुभारंभ भी करेंगे। तो आज एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कोयंबटूर में रहेंगे। निवेश बढ़ाने के लिए हो रहे विशेष कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। निवेशकों और उद्यमियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं और इन्वेस्ट मध्य प्रदेश नाम से सीएम रोड शो भी करेंगे। साथ ही साथ इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का शुभारंभ भी करने वाले हैं। अभी तक रीजनल इन्वेस्टर समिट के तहत उज्जैन पहुंचे थे मुख्यमंत्री, साथ ही साथ जबलपुर पहुंचे थे, वहां पर भी 1-to-1 चर्चा की थी इन्वेस्टर्स से। और अब कोयंबटूर पहुंचे हैं क्योंकि देखिए 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अभी से तैयारियां कर रही है। और इसी सिलसिले में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कोयंबटूर में रहेंगे। सरकार का फोकस है प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने का, ज्यादा से ज्यादा निवेश बढ़ाने का। ऐसे में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। उज्जैन में उन्होंने बैठक की, इससे पहले मुंबई भी गए थे और अब कोयंबटूर पहुंचे हैं। तमिलनाडु के कोयंबटूर में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश नाम से सीएम रोड शो भी करने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए कार्यक्रम रखा गया है जिसका नाम है इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश। उसका शुभारंभ आज करेंगे कोयंबटूर में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से। सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। विवेक, इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश, इसका शुभारंभ आज कोयंबटूर में करने वाले हैं। आसान भाषा में समझा दीजिए कि क्या कुछ इसके तहत होने वाला है। देखिए अंजलि, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने कह दिया है कि 2025 में बड़े स्तर पर इन्वेस्टर समिट की जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले मुंबई गए थे, इसके बाद आज कोयंबटूर में है और कल उन्होंने कोयंबटूर में ही वहां के स्थानीय उद्योगपतियों से चर्चा की थी। और उद्योगपतियों से इसलिए चर्चा की क्योंकि मध्य प्रदेश में आईटी, बीओपी और तमाम सारी इंडस्ट्री के साथ साथ एक जो बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग, वो मध्य प्रदेश में लगाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि आज 1-to-1 मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और से पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं हैं, तो ऐसे में वो किस कदर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में उद्योग लगा सकते हैं। तो इस विषय में ये पूरा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। मुख्यमंत्री एक एक करके उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश ने हाल में ही आईटी सेक्टर को लेकर बढ़ावा देने के लिए आईटी पॉलिसी में भी बदलाव किया है। इस लिहाज से आईटी सेक्टर और खासतौर पर इंडस्ट्री और कपड़ा उद्योग लगाने को लेकर मध्य प्रदेश में जरूर निवेशक आकर्षित होंगे। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री कोयंबटूर में मौजूद है और करीब 10:30 बजे से ये पूरा इंटरेक्टिव कार्यक्रम चलेगा। करीब 3 घंटे का ये कार्यक्रम रखा गया है और सरकार की यही कोशिश है कि 2025 से पहले तमाम सारे उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग और गवर्नमेंट सेक्टर में निवेश करने के लिए रिझाया जाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। और एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में सरकार ने और उत्तर भारत से अब दक्षिण भारत का भी रुख कर लिया। आने वाले दिनों में और कौन सी जगहों पर इसी तरीके का कार्यक्रम देखे जा सकते हैं, उस पर कोई जानकारी विवेक? बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि मुंबई के बाद कोयंबटूर, उसके बाद दिल्ली मुख्यमंत्री जाएंगे और मुख्यमंत्री दिल्ली के अलावा हरियाणा जाएंगे। हरियाणा के साथ साथ गुजरात में भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में गुजरात की तरफ से भी कई सारे बड़े निवेशक हैं जो मध्य प्रदेश आए हैं और सरकार ने उनको बाकायदा जमीन दी है और कुछ हद तक तो उद्योग मध्य प्रदेश में शुरू भी हो गए हैं। खासतौर पर फोकस एमएसएमई के साथ साथ मिडिल सेक्टर के इंडस्ट्री लगाने पर सरकार का फोकस है। 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है और उसके लिए हर जगह से निवेश की तैयारी कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, छत्तीसगढ़ से। देखिए रायपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। विधानसभा आवासीय परिसर में होगा यह कार्यक्रम और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। मंत्री सहित विधायक भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। तो रायपुर में आज बड़े स्तर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान आयोजित किया जा रहा है और विधानसभा आवासीय परिसर में होगा यह कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो होंगे ही होंगे इसमें शामिल, साथ ही साथ और भी मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। क्या है पूरी अपडेट्स जानने के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू का। खोमन, एक पेड़ मां के नाम अभियान जो है जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ इसका आयोजन रहने वाला है?
देखिए अंजलि, छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन की बात की जाए तो ये अभियान बनकर नहीं रह गया, ये जन अभियान बन गया है। क्योंकि क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या विधायक, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा, सभी लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। और आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो विधानसभा परिसर में जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया एक पेड़ मां के नाम, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तमाम विधायक शामिल होंगे, मंत्री शामिल होंगे और इसके अलावा जो अधिकारी है वो भी शामिल होंगे। परिसर में एक पेड़ मां के नाम तमाम लोग लगाते हुए आज नजर आएंगे। आपने देखा था किस तरीके से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम लगाए, यही कारण है छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग तरीके से इसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि नवा रायपुर में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने पेड़ लगाया था। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से भी अपील की थी, जिनको मातारी वंदन योजना की राशि मिलती है, उन लोगों से भी अपील किया गया था कि एक पेड़ मां के नाम लगाए। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में यह अभियान जन अभियान बन गया है अंजलि। बिल्कुल, और यह अभियान जो है वो पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण संरक्षण के लिए है, तो इसमें सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम अपडेट्स के लिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में तेज रफ्तार बस अचानक पलट गई। हादसे में करीब 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, वहीं एक यात्री की मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बस में सवार घायलों ने बताया कि बस खंडवा से बुरहानपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान जिला मुख्यालय से कुछ दूर निकलते ही ग्राम पंजरिया के पास बस पलट गई। तो ये बस पलटने सड़क दुर्घटना की जानकारी निकलकर खंडवा से सामने आ रही है। करीब करीब अभी तक हमारे पास 15 से 20 मरीज आए हैं और जैसे ही सूचना मिली वहाँ मौके पे 5 एम्बुलेंस 108 की रवाना करी और 3 एम्बुलेंस हमने अपने सरकारी अस्पताल की रवाना की थी और हमारे सारे अस्पताल के चिकित्सक लोग यहाँ पे आ गए, सारे मरीजों को देख लिया है। उसमें अधिकांश जो है ठीक हैं अभी। तो पांजरिया करके खंडवा से हार्डली 2 किलोमीटर दूर पर ही एक गांव पड़ता है, वहां पर स्किड हुई है और जिसके कारण दुर्घटना हुई है। उस दुर्घटना में लगभग 10 लोग घायल हुए हैं और जो 10 लोग घायल हुए हैं उसमें से हॉस्पिटलाइज कर दिया है। एक की क्रिटिकल हालत थी, उसमें 2 संत भी थे और संत की क्रिटिकल हालत थी, तो उनका एक हाथ यहाँ आते समय देहांत हो गया है और एक जो है वो सीरियस है और बाकी पुलिस जो है व्यवस्था चाकचौबंद है। हॉस्पिटल जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें सभी लोग डॉक्टर्स वगैरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कितने लोग प्रभावित? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की मौजूदगी का आधार सदन में उनकी संख्या से तो तय होता ही है, लेकिन आंकड़ों के इतर विपक्ष की सांसें कितनी मजबूत है ये सड़कों पर उनकी हुंकार से ही पता चल पाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विपक्ष सड़कों पर था। राजधानी में कांग्रेस पार्टी ने राज्य में कानून व्यवस्था, महंगी बिजली बिल जैसे तमाम मुद्दों पर विधानसभा का घेराव किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में राज्य कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, भूपेश बघेल, दीपक बैज के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। विपक्ष में आने के बाद इसे कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है। क्या कुछ खास बातें रही इसकी, समझिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भले ही जनमत ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया हो, लेकिन विपक्ष के तौर पर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल पूछते हुए उनकी जिम्मेदारी तय करने में पीछे नहीं दिखती। 24 जुलाई को कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजधानी रायपुर के सड़कों पर थे। सूबे की कानून व्यवस्था, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी, बालोदा बाजार हिंसा और किसानों की समस्या जैसे तमाम मुद्दों के इनकलाब के साथ कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करने निकली। मंडी गेट पर कांग्रेस के मंच पर सबसे पहले प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत तमाम पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। यहां भाषण देने के बाद सभी कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने के लिए निकले। हालांकि प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने 5 लेयर में बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ता पहली बैरिकेडिंग तोड़ने में सफल रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई और इस प्रदर्शन के दौरान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत पीसीसी चीफ दीपक बैज और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए भी दिखे। प्रदर्शन खत्म करने के आह्वान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को कार्यकर्ता अपने कंधे पर बिठाकर वापस ले जाते दिखे। कार्यकर्ताओं के कंधे पर बैठे दीपक बैज ने संगठन और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। विधानसभा घेराव को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर पूरी तरह से डर गई है
इसलिए किसी भी हालत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम को रोकना चाह रही थी और 12 बजे 12:30 1 बजे रात तक सरकार नहीं चाह रही थी कि कार्यक्रम वो, इसलिए कई स्टेज बनाने में कई अन्य कारणों में लगातार बाधाएं डाल रही थी, लेकिन तब भी हमारे कार्यकर्ता लगातार डटे रहे। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है। इस बात को स्वीकार करते हुए बरसात होने के बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग आए। ये बता रहा है कि आज आदिवासियों की जेल में ठूसा जा रहा है, सतनामियों के साथ किस प्रकार से उसको मार मार के उसको जेल में ठूसा जा रहा है, किस प्रकार से रायपुर राजधानी में 4-4 गोलियां चल रही है, 4-4 बार गोलियां चल रही है। कांग्रेस का दावा है कि राजधानी में उनका प्रदर्शन सफल रहा। हालांकि कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पलटवार किया है। पूरा देश ने देखा कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना के रखा था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था चरमरा गई थी। लूट, हत्या, अनाचार, दुराचार, बलात्कार सभी सीमा रखा है छत्तीसगढ़ में पार करके रख दिया था और उसका परिणाम भी हुआ। जनता ने इसको देखा और जनता ने और इसका परिणाम भी दिया सरकार से हटा के। दीपक बैज की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी के बाद ये कांग्रेस का पहला बड़ा प्रदर्शन था। छत्तीसगढ़ में लगातार विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि अब आने वाले चुनाव में उन्हें कुछ बेहतर हाथ लग पाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस को इस प्रदर्शन का कितना फायदा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, राजधानी रायपुर में सड़क के साथ साथ विधानसभा में भी कांग्रेस काफी आक्रामक रही। सड़क पर कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, तो वहीं सदन में भी सरकार पर सवालों की झड़ी लगी रही। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 24 जुलाई का दिन काफी हंगामेदार रहा। एक तरफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर हल्ला बोल रही थी, तो वहीं मॉनसून सत्र के तीसरे दिन कार्रवाई शुरू होते ही सदन में सवालों की झड़ी लग गई। मामला प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उठाया। उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से सवाल करते हुए कहा कि आपके उत्तर में भरमार की भरमार है। क्या आपने कभी भरमार से फायरिंग होते हुए देखा है? इतना ही नहीं, डॉक्टर महंत ने एक ही भरमार बंदूक को बार बार जब्ती कर दिखाने की भी बात कही। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने आपत्ति की और कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों पर संदेह करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमने बताया है कि अब तक कितनी भरमार बंदूक जब्त हुई है, लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ और डॉक्टर महंत ने एक और सवाल दागते हुए कहा कि भरमार चलता है या नहीं, यह सिर्फ दिखावे का है। नक्सली बताने के लिए भरमार को लेकर जाते हैं और बॉडी के साथ रख देते हैं। अब तक कितने भरमार बंदूक जब्त हुए? क्या उसी भरमार बंदूक को ले जाके नक्सली को जब्त करते हैं? क्या वो भरमार बंदूक चलने लायक है? भरमार बंदूक 1947 के पहले कितने चलते थे, अभी कितने चलते हैं? क्या आपने आज की तारीख में एक भी भरमार बंदूक से फायरिंग करते हुए देखा है? वैसे ये जानकारी एक और आई है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी तक सिर्फ भरमार बंदूक का ही मामला नहीं है। प्रदेश में नक्सली मुठभेड़ में 1 दिसंबर से लेकर के 30 जून के बीच में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के समय जो AK-47 है वो 5 बरामद हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। LSR LMG 1 बरामद हुआ है, इंसास LMG 1 बरामद हुआ है, राइफल 2 बरामद हुए हैं, इंसास राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर बड़ा 3 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर छोटा 6 बरामद हुआ है। यही नहीं, विजय शर्मा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। सदन में गृह मंत्री ने कांग्रेस को उनके दौर में घटी घटनाओं की याद दिलाते हुए तमाम आंकड़े सामने रखे और साफ कहा कि साय सरकार में कानून व्यवस्था सबसे दुरुस्त है। हालांकि बलौदा बाजार की घटना को गृह मंत्री ने दिल का टीस बताया। मैं बताना चाहता हूं कि आपको ध्यान होगा, एक सदस्य हैं हमारे बीच में आज, ईश्वर साहू, उनके बेटे बीरेन साहू के साथ क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा ये विषय। आपको यह भी ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में किस तरीके से सामूहिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। आपको यह भी ध्यान हो गया कि रायपुर में ही एक गंडासा लेकर एक युवक किस तरीके से एक नाबालिग लड़की को लेकर घूमता रहा था। और जनवरी से जून 2024 इनमें सारे अपराधों के आंकड़े आप देख लें, सब कुछ कम है, सब कुछ कम है। दिल का दर्द एक है, वो है बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, जहां कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने के प्रयास में लगी हुई है। सदन के बाहर भी विपक्ष आक्रामक है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष की तकरार कैसे आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
छत्तीसगढ़ में एक तरफ सियासत गर्मा रही है तो मध्य प्रदेश में दूसरी तरफ सड़कें भीग रही हैं। बात कर लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे ही बरेला क्षेत्र के गौगरी गांव में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। बाढ़ के बाद लोग अपनी बची कुची घर गृहस्थी को संभालने में जुटे हुए हैं तो वहीं खेतों में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कई जगहों पर हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। लोग लकड़ी के बने पुल से अपने आप को खतरे में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। कहते हैं कुदरत जब अपने रौद्र रूप में आती है तो इंसान का जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर देती है। यही कुछ तस्वीरें आज हम आपको जबलपुर के ग्रामीण इलाके बरेला से दिखाएंगे। 3 दिनों से हो रही जो लगातार बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों को तबाह कर दिया है और ऐसी कुछ तस्वीरें आज हम आपको बरेला क्षेत्र से दिखाएंगे। ये गौर नदी का एक छोटा सा नाला है जो इस समय पूरा अपने उफान पर है, लेकिन इस नाले के आने की वजह से जो गांव है वो 2 टुकड़ों में बट गया है। खेत की तस्वीर है जिसमें मक्के की फसल लगी हुई थी, लेकिन जो इस समय आप हालात इस खेत के देख रहे हैं, पूरा खेत कीचड़ में तब्दील हो गया है। मक्के की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हमारे साथ एक किसान भाई है जो यहाँ पर अपनी फसल को देख रहे हैं। क्या स्थिति हो गई भाई साहब यहाँ? अब ऊपर वाले की स्थिति होगी तो ठीक होगी, बाकी तो सब खराब हो गया है। कितनी लागत लग गई थी आपकी खेत में आपको? अब लागत तो बहुत लगती है, 60-65 हज़ार में तो जोतवाई कराई सब कराए। ऊपर वाला दे दे तो ठीक है। घुघरी गांव में पहुंचे तो यहाँ हमारे एक परिवार से मुलाकात हुई जहां घर तो हमें पूरा खाली नजर आया, लेकिन एक शख्स हमें नजर आया जिनका नाम था महेंद्र यादव। महेंद्र यादव इसलिए रुक गए क्योंकि उन्होंने अपने पूरे परिवार को जो एसडीआरएफ की टीम आई थी उसके साथ रवाना कर दिया, लेकिन अपने घर के जो पशु हैं उनकी रक्षा के लिए उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ा है। क्या स्थितियाँ बन गई थी भाई साहब यहाँ पर कल, और क्या कितना नुकसान हो गया है आप लोगों को? जी नुकसान तो पूरी हो गया, पूरी फसल रही हमारी जो वो खत्म हो गई बाढ़ में। 2 भैंसें भी बह चुकी हैं, भैंसों के लिए जो डेयरी बनाए थे वो डेयरी भी बह चुकी है। उसके बाद में जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया ना। हम 2 दिन से हम खाना नहीं खाए, ना ही पानी पीने की सुविधा यहाँ पे। आज 3 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, बस यही परेशानी है। और निश्चित तौर पर ये बहुत भयावह स्थिति है और ये बरसात, ये बारिश एक तो होती नहीं और जब होती है तो इस तरह की तबाही बनकर आती है। कैमरा रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।